force on a current carrying conductor in a uniform magnetic field कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, ऐसा कंडक्टर जिसमें से करंट पास कर रहा है, आप मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो जो कि यूनिफॉर्म है, तो उसके ऊपर फोर्स अमल करेगी उस कंडक्टर पे। इन जनरल होता कुछ ये है कि हमारा जो कंडक्टर है जिसमें से करंट पास कर रहा है उसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है करंट के गुजरने की वजह से, और आप उस कंडक्टर को उठा के रख देते हो बैरूनी फील्ड के अंदर, किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड में। और जब आप उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो क्या करेंगी, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगी, और उस फोर्स के लगने से क्या होगा, कंडक्टर जो है वो उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट पे नहीं रहेगा, बल्कि उसके ऊपर पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगी और वो उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। यानी कि जब किसी करंट कैरिंग रॉड को आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है और वो उस फोर्स की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। जैसे कि हमारे पास ये एक सेटअप है जिसमें हमारे पास ये कॉपर से बनी हुई रेलिंग्स हैं, जिसको हमने दोनों तरफ से एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का। देन एक हमारे पास जो है रॉड है जिसको हम इस रेलिंग के ऊपर रख देते हैं, जिसकी लेंथ L है और इसमें से करंट I जो है वो फ्लो कर रहा है। और यहाँ पर ये जो सारा सेटअप्स है जिसमें कंडक्शन रेल्स हैं और रोड है, इसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो एरो से आपको नजर आ रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। ये सारा सेटअप हमने हॉर्स शू मैग्नेट के अंदर रखा हुआ होता है, जिसमें हमारे पास जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, यानी कि नॉर्थ पोल नीचे है और साउथ पोल ऊपर है। तो अपर डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। अब भाई जो हमारे पास रॉड है जिसमें से बैटरी की कनेक्शन की वजह से करंट पास कर रहा है, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगी जिसको रेड कलर के एरो से दिखाया गया। ये जो फोर्स है ये इन जनरल क्यों अमल करती है, क्योंकि यहाँ पर दो किस्म की मैग्नेटिक फील्ड है। एक मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इस करंट कैरिंग रॉड की अपनी जाती मैग्नेटिक फील्ड है, और दूसरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं तो ये फोर्स अमल करेगी। अब ये जो फोर्स है, ऑब्जर्व ये किया गया है कि ये फोर्स हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइन ऑफ अल्फा के। अल्फा जो है वो हमारे पास एंगल है मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के दरमियान। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जो एंगल इस वक्त आपको नजर आ रहा है वो 90 डिग्री है। कंडक्टर यानी कि ये जो रॉड है इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड जो एंगल बना रही है बेटा, उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वेरी भी कर सकता है। और फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइन अल्फा के। साइन अल्फा का यहाँ पे क्या मतलब है कि आप वो जो एंगल अल्फा है उसके साइन के साथ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब साइन अल्फा कब मैक्सिमम होगा, साइन अल्फा मैक्सिमम होगा अगर एंगल जो है थीटा वो 90 डिग्री का हो। अगर साइन 90 होगा तो फोर्स मैक्सिमम अमल करेगी, और अगर एंगल 90 से कम होगा तो फोर्स कम होती चली जाएगी, क्योंकि फोर्स प्रोपोर्शनल है साइन ऑफ अल्फा के। अल्फा इज द एंगल बिटवीन रॉड और कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब भाई अल्फा अगर 90 डिग्री होगा तो हमारी फोर्स मैक्सिमम होगी, और अगर अल्फा जो है वो 90 से कम होगा तो साइन अल्फा की वैल्यू कम हो जाएगी। जब साइन अल्फा की वैल्यू कम हो जाएगी तो फोर्स भी रिड्यूस हो जाएगी। यानी कि अगर आपने मैक्सिमम फोर्स कैलकुलेट करनी है तो आपने एंगल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और रॉड के दरमियान और कंडक्टर के दरमियान कितना रखना है भाई, 90 डिग्री रखना है। तो इस वक्त हम सपोज कर रहे हैं कि हमारी जो एंगल जो है वो 90 डिग्री है। अच्छा, इसके अलावा फोर्स किस पर डिपेंड करती है, फोर्स डिपेंड करती है भाई करंट पे। जितना ज्यादा करंट इस रॉड में से फ्लो करेगा उतनी ज्यादा फोर्स अमल करेगी। करंट की मिकदार कम कर देंगे फोर्स कम हो जाएगी, करंट की मिकदार ज्यादा कर देंगे फोर्स ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट, फोर्स डिपेंड करती है भाई लेंथ पे। इस रॉड की लेंथ अगर मैग्नेटिक फील्ड में ज्यादा हो तो फोर्स ज्यादा अमल करेगी, लेंथ कम हो तो फोर्स कम अमल करेगी। फिर फोर्स डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू पे, कि जो आपने मैग्नेटिक फील्ड जिसमें ये कंडक्टर रखा हुआ है वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा अमल करेगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम है तो फोर्स कम अमल करेगी। अगर आप इन तमाम को कंबाइन करें तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास आई एल बी
साइन अल्फा के। करंट पे फोर्स डिपेंड करती है, लेंथ पे, मैग्नेटिक फील्ड पे और साइन अल्फा पे। यहाँ पे अल्फा एंगल है मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के दरमियान। अगर आप इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा। ये के जो है ये हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो है वो एसआई यूनिट्स में इसकी वैल्यू जो है वो 1 होती है। तो देन हम डिफाइन कर सकते हैं हमारी फोर्स को F इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ अल्फा। अब यहाँ पे B जो है उसे हम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन से डिफाइन करते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है उसको हम यहां से किस तरह से डिफाइन करेंगे? यहां से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम डिफाइन कर सकते हैं B इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ पर यूनिट करंट। B इज इक्वल टू F डिवाइड बाय आई एल और B का जो यूनिट है वो है जी हमारे पास टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है जी हमारे पास टेस्ला और 1 टेस्ला जो है वो इक्वल होता है 1 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर के। जैसे कि अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन किया था, फोर्स पर यूनिट करंट पर यूनिट लेंथ। अब अगर आपने जो फोर्स अभी आपने नोट की, अगर आप उसकी डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो हम कैसे डायरेक्शन निकालेंगे? सबसे पहले तो हम हमारे पास F इज इक्वल टू आई एल बी साइन अल्फा था, तो उसको हम जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं कि हमारी जो फोर्स है वो बराबर है भाई आई एल क्रॉस बी। क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास जो एल लेंथ है उसके दरमियान और मैग्नेटिक फील्ड बी के दरमियान है। और एल जो कि लेंथ है, लेंथ इन जनरल स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन यहां पर हम उसको एज अ वेक्टर ट्रीट करेंगे और जो लेंथ की डायरेक्शन है वो वही होगी जो करंट की डायरेक्शन है। और फोर्स की डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपली रूल्स कौन कौन से यूज कर सकते हैं? सबसे पहले हम यूज कर सकते हैं भाई राइट हैंड रूल, जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा था। अब वो राइट हैंड रूल हमारे पास क्या है कि अगर आप अपने फर्स्ट वेक्टर की तरफ, जो कि इन जनरल एल वेक्टर है यानी कि करंट जो है, अगर आप उसके तरफ अपने सीधे हाथ की फिंगर्स को स्ट्रेच करो और उसके बाद अपनी फिंगर्स को कर्ल करो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो अंगूठा जो है वो फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो हम रूल यूज करते हैं ज्यादातर वो है जी हमारे पास फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को हम किस तरह से अप्लाई करेंगे? जैसे कि यहां पे आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास जो है वो एक वायर है जिसमें से करंट आई पास कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल आपको दिखाया गया कि जी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ से क्लियर हो रही है कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ को जा रही है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक बार मैग्नेट के लिए नॉर्थ पोल से अवे की डायरेक्शन में होती है, तो ये हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब करंट अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो खास डायरेक्शन में जा रही है। अब आपने अगर फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यहाँ पे अप्लाई करना है तो हम क्या कैसे करते हैं भाई कि हमारे जो सीधे हाथ की उंगलियां हैं, जो फिंगर्स जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी। ये हर फिंगर जो है ये किसी एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी और ये इन जनरल हम क्या कह रहे हैं भाई कि इस डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। देन थंब जो है वो इंडिकेट कर रहा है करंट की डायरेक्शन को और करंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो फोर्स जो है वो पाम की डायरेक्शन से बताई जाएगी। तो जो पाम जो है वो जिस भी सिमत में होगा वो इन जनरल किसकी डायरेक्शन होगी भाई? वो हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन है। तो जैसे यहां पर जो वायर है उस पर जो फोर्स है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, यानी कि हमारी तरफ जो है ना ये फोर्स जो है ये अमल कर रही होगी। अच्छा, अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स को हम थोड़ा मजीद और डिस्कस करते हैं, लेकिन एक अहम चीज जो है ये जो रूल है हमारा ये आपको पता होना चाहिए कि जी करंट फ्लोइंग टुवर्ड द रीडर जो है ना, टुवर्ड्स आपकी तरफ अगर करंट फ्लो कर रहा है या मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रही है तो हम उसको हमेशा डॉट से जाहिर करेंगे। ये याद रखना है, फ्लो आउट जो है उसको हम हमेशा डॉट से जाहिर करते हैं और फ्लो इन जो है और फ्लो अवे जो है वो हमेशा हम क्रॉस से जाहिर करते हैं। क्रॉस रिप्रेजेंट करता है इनवर्ड फ्लो को, अवे फ्लो को, और इसको हम कैसे सिंपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं? जैसे कोई एरो है, अगर एरो आपकी तरफ आ रहा है तो आपको उसका सिर्फ फ्रंट वाला डॉट नजर आएगा, और अगर फ्लो आपसे अवे है, दूसरी तरफ है, एरो आपसे अवे जा रहा है, तो आपको एरो की बैकवर्ड साइन जो है सिर्फ और सिर्फ उसका
जो बैकवर्ड क्रॉस एडवेंट पे उसके क्रॉस है वो नजर आएगा। तो अवे जो है उसको हम क्रॉस से जाहिर करते हैं और ये इन जो है डॉट से जाहिर करते हैं। बेटा ये रूल है, हम डॉट और क्रॉस को बहुत जगह पर इस्तेमाल करेंगे और आपको पता होना चाहिए कि डॉट का मतलब है कि हमारी तरफ फ्लो है और क्रॉस जहां पे भी आएगा उसका इन जनरल क्या मतलब है जी, अवे फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इसी डायरेक्शन को। तो भाई हमारे पास एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर से नीचे की तरफ नजर आ रही हैं आपको फिगर ए के अंदर। अब हम एक कंडक्टर ले लेते हैं जिसमें से करंट पास कर रहा है, एक वायर जिसमें से करंट पास कर रहा है। अब यहां पर ये जो वायर है जिसमें से करंट पास कर रहा है आपको डॉट नजर आ रहा है। इस डॉट का क्या मतलब है? इस डॉट का मतलब है कि जी करंट जो है वो हमारी तरफ आ रहा है। तो अगर करंट हमारी तरफ आ रहा है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाया गया भाई, राइट हैंड रूल को अप्लाई करते हुए। क्योंकि अगर करंट आउटवर्ड है और राइट हैंड रूल में अगर थंब जो है वो आउटवर्ड बाहर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लाजमी तौर पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। देन भाई अब आप क्या करते हो, इस करंट कैरिंग वायर को आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हो। आपने वायर को उठाया और फिगर सी में आप क्या नोट कर रहे हैं कि उस वायर को आपने जो है ना वो जो हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी उसमें रख दिया। अब क्या होगा, अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डाउनवर्ड है और जो हमारा कंडक्टर है उसकी मैग्नेटिक फील्ड वो अपवर्ड थी। अब ये जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स हैं क्या करेंगी, ये एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगी। तो इस रीजन के अंदर हम क्या नोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर रही हैं। जबकि यहां पर क्योंकि करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड भी डाउनवर्ड है और हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड भी डाउनवर्ड है, तो यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड इनहैंस हो जाएगी। तो जैसे ही आप करंट कैरिंग वायर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, ग्रीन रीजन के अंदर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती हैं। जबकि येलो रीजन के अंदर हम क्या नोट करते हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड इनहैंस हो गई है। तो फोर्स की डायरेक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है। तो फिर क्या होगा, कंडक्टर मूव करना शुरू कर देगा वीकर पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। यानी कि फोर्स जो है वो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है उस तरफ से जहां पर मैग्नेटिक फील्ड वीक है उस डायरेक्शन में अमल करती है, जिसको यहां पर हम ब्लू एरो की मदद से दिखा रहे हैं। इसको बेटा जी हम एक्सटेंशन ऑफ राइट हैंड रूल भी कहते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा कि अगर दो वायर्स में से सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है आई ए और आई बी, तो क्या ये जो दोनों वायर्स हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी या एक दूसरे को रिपेल करेंगी? अब भाई सबसे पहले हम वायर ए की बात कर लेते हैं, कंडक्टर ए को ले लेते हैं। करंट आई ए की वजह से उसकी सराउंडिंग में सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी। अब आप इस कंडक्टर को किसके करीब रख रहे हैं, कंडक्टर बी के, जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, उसकी भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों की अपनी अपनी जाती मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। अब भाई क्या होगा, एक यहां पर हम सपोज कर लेंगे एक हमारा कंडक्टर है और हम उसको रख रहे हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब ए कंडक्टर को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है कंडक्टर बी की उसमें रख देते हैं। जब हम कंडक्टर ए को कंडक्टर बी की मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो भाई क्या होगा, कंडक्टर बी जो है इस ए पर फोर्स लगाएगा और उस फोर्स की डायरेक्शन को हम फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है उसे कैलकुलेट करते हैं और वो यहां पर फोर्स दिखाई गई है कि आई बी जो है वो आई ए के ऊपर फोर्स लगाएगा जो कि आई ए की डायरेक्शन में है। इसी तरह से जो कंडक्टर ए है वो भी कंडक्टर बी पे फोर्स लगाएगा और उसकी डायरेक्शन जो है वो कंडक्टर बी की तरफ है। तो जो दोनों फोर्सेस हैं वो टुवर्ड लग रही हैं, एक दूसरे की तरफ लग रही हैं। तो इसका क्या मतलब है, ये दोनों वायर्स जो हैं जिसमें से सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। ओरिजिनल वैसे भी सिंपली अगर आप दोनों की मैग्नेटिक फील्ड्स देखो तो सेंटर में जो बी की मैग्नेटिक फील्ड है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इसी तरह से जो ए की मैग्नेटिक फील्ड है वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और दोनों की सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड जो है, अगर आप दोनों की मैग्नेटिक फील्ड को सेंट्रल रीजन में देखो कि ये भी डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड है सेंटर में, तो डाउनवर्ड और अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में क्या करेंगी, सेंटर वाले रीजन में क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। तो सेंटर में हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड कम होगी जबकि दोनों अतराफ में मैग्नेटिक फील्ड
ज्यादा होगी। तो अभी हमने जो राइट हैंड एक्सटेंशन रूल पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा है कि फोर्स किस तरफ को अमल करती है, वीकर पार्ट की तरफ। तो ये दोनों फोर्सेस अमल कर रही हैं सेंटर की तरफ। क्यों सेंटर की तरफ कर रही हैं? क्योंकि सेंटर में हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वीक है, साइड्स पे ज्यादा है। तो क्या होगा, ये दोनों वायर्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगी। कब? अगर दोनों वायर्स में सेम डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो कर रहा हो। लेकिन अगर करंट की डायरेक्शन जो है वो सेम ना हो, यानी कि अगर दोनों वायर्स में ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा हो, तो भाई क्या होगा, ये दोनों वायर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगी। तो ये याद रखना है कि अगर दो वायर जिसमें से सेम डायरेक्शन में से करंट फ्लो करता है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और अगर दो वायर्स जिनमें से ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है वो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगी भाई, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी।